हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 कार्बनिक रसायन के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कार्बनिक रसायन की महत्वपूर्ण निम्न रिएक्शंस। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कन्वर्जन में आने वाली कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस। अब हम लोग नेम रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिएक्शन के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मान लीजिए अधूरी है। अगर ये नेम रिएक्शन आपको नहीं आ रही तो व्हाट हैपेंस व्हेन कैसे प्राप्त करोगे, कन्वर्जन और भी बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो आप लोग नहीं कर सकते। तो इनको ध्यानपूर्वक समझें और हो सके तो कॉपी में नोट भी कर लें जो है। तो देखते हैं कार्बनिक रसायन की कुछ महत्वपूर्ण नेम रिएक्शंस। तो चैप्टर बाई चैप्टर हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हैलो एल्केन, जो चैप्टर है हमारे पास, फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 का। उसके अंतर्गत हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे मार्कोनी कॉफ नियम। या मार्कोनी कॉफ नियम बोलते हैं या मार्कोनी कॉफ का नियम भी बोल सकते हैं, मार्कोनी कॉफ रूल। देखिए मार्कोनी कॉफ नियम क्या है, मार्कोनी कॉफ ने क्या बताया था। इन्होंने बताया कि यदि असम्मित एल्कीन है, कैसे एल्कीन है, असम्मित। असम्मित का मतलब है कि 3 एल्कीन हो, 5 एल्कीन हो, एसिमेट्रिक एल्कीन होना चाहिए, कार्बन इक्वल नहीं होना चाहिए। तो असम्मित एल्कीन जैसे हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यह है असिमेट्रिक एल्कीन प्रोपीन 1। क्या है, प्रोपीन 1। ये क्या है, एक असम्मित एल्कीन। क्या है ये, असम्मित एल्कीन। इस असम्मित एल्कीन की बताया गया हाइड्रोजन हाइलाइड HX। HX से क्या हो रही, एडिशन रिएक्शन, योग अपक्रिया होगी। कैसी अपक्रिया होगी, योग अपक्रिया। तो योग अपक्रिया होने पर अभिकर्मक का जो ऋणात्मक भाग होगा, जिसमें H+ है और X- है, तो अभिकर्मक का जो नेगेटिव पार्ट होगा, ऋणात्मक भाग, वो उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या होगी वो न्यूनतम होगी। तो धनात्मक भाग उसके निकटतम डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि मार्कोनी कॉफ नियम कहता है कि एसिमेट्रिक एल्कीन है, अब हाइड्रोजन हाइलाइड से रिएक्शन हो रही है, तो अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग जो होगा X- वो उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम हो जाएगी। तो ये बन जाएगा CH3 CH, ये X हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये बन जाएगा तुम्हारा CH2 में एक H जुड़ जाएगा तो बन जाएगा ये CH3। ठीक है। तो इस प्रकार से 2 डिग्री हैलो एल्केन प्राप्त होगा। ये 2 डिग्री हैलो एल्केन बन जाएगा। अब उदाहरण द्वारा इसको हम और भी स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास असम्मित एल्कीन प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr से हम इसकी योग अपक्रिया करा देंगे। तो सभी लोग जानते हैं H+ होता है और Br- हो गया। तो Br उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन न्यूनतम होगा, H जुड़ेगा डबल बॉन्डेड दूसरे कार्बन से। तो ये बन जाएगा CH3 CH Br हो जाएगा, CH के साथ Br जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा CH3। तो हो गया 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि asymmetric alkene addition with hydrogen halide, then negative part of hydrogen halide attach this carbon atom least hydrogen atom in the carbon atom। मतलब हाइड्रोजन से क्या होना चाहिए, लिस्ट कार्बन, सबसे कम हाइड्रोजन होना चाहिए जिस कार्बन से, उससे हमारा क्या होगा, नेगेटिव पार्ट जुड़ जाएगा। देन जो प्रोडक्ट होगा वो 2 हैलो एल्केन, 2 डिग्री हैलो एल्केन प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। तो ये है मार्कोनी कॉफ नियम, जिसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, असममित एल्कीन
कि हाइड्रोजन हाइलाइड से योग अभिक्रिया कराने पर अभिकर्मक HX का अधिक ऋणात्मक भाग X माइनस उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। परमाणुओं की संख्या कैसी होती है? न्यूनतम होती है। तो इसको हम लोग इसकी क्रियाविधि के द्वारा और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो देखते हैं क्रियाविधि कैसे होगी। यहाँ पर जो HBr होता है, इसमें ये टूटता है H प्लस और Br माइनस। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया होती है चूँकि, तो यहाँ पर नाभिक नहीं, इलेक्ट्रॉन, हाँ नाभिक स्नेही होगी CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो जब यहाँ पर H प्लस अटैक करेगा स्लो स्पीड में, ठीक है, तो ये डबल, चूँकि ये प्लस है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो ये माइनस होने के लिए क्या होगा, ये डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएंगे। जब ये इस कार्बन पर आएंगे तो यहाँ पर ये बनेगा CH3 CH प्लस और ये CH यहाँ माइनस होगा, माइनस साथ ही H प्लस जुड़ जाएगा तो ये CH3 हो जाएगा। ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब इस पर क्या होगा, Br माइनस का अटैक होगा, Br माइनस का अटैक होगा बहुत ही फास्ट, तेज़ी से, तो जिससे क्या बन जाएगा CH3 CH Br CH3। ठीक है, इसकी एक कंडीशन और भी हो सकती है, यदि इस पर यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर H प्लस अटैक करे तो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके दूसरे कार्बन पर आ जाएं, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन पर आ जाएं, तो CH3 CH2 और CH2 प्लस बने। अब इस पर Br माइनस का अटैक हो तो ये बन जाए CH3 CH2 CH2 Br। लेकिन यहाँ पर ये देखा कि ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये होता है लेस स्टेबल, ये तो पढ़ा ही होगा, अस्थायी होता है। जब ये लेस स्टेबल होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये होगा माइनर प्रोडक्ट होगा, बहुत ही कम मात्रा में बनेगा। और ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये क्या है, मोर स्टेबल है, क्या है, मोर स्टेबल है, इसलिए ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। मतलब ये अगर बन रहा है 90% तो ये बनेगा 10% माइनर प्रोडक्ट।
इसलिए हम लोग जब रिएक्शन लिखते हैं और मार्कोनी का रूल लिखा जाता है तो हम बताते हैं कि जो हमारा नेगेटिव पार्ट होगा उस कार्बन जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होगी। वो इसीलिए बताते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा मेजर प्रोडक्ट जो बन रहा है वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन से बन रहा है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल कंपेयरिंग टू 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री होता है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों हैं, जैसे यहाँ पर 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर 2 डिग्री 3 डिग्री बन रहा है तो 3 डिग्री ये मेजर प्रोडक्ट होगा और 2 डिग्री माइनर प्रोडक्ट होगा। तो प्रोडक्ट की जो होगा वो उस समय जो हमारे पास अभिकर्मक है उस अभिकर्मक पर जो रिएजेंट अटैक करने के बाद जो हमें कार्बोकैटायन प्राप्त हो रहा है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। अगर 1 और 2 डिग्री बनना है तो 2 डिग्री वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, और 2-3 डिग्री बनना है कार्बोकैटायन तो 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके बारे में जब हम लोग डिस्कस करेंगे हेलोल्केन तो वहाँ और भी विस्तार से कई एग्जाम्पल द्वारा डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें मार्कोनी का रूल पढ़ना है, जिसमें बताया गया असममित एल्कीन की हाइड्रोजन हैलाइड से योग अभिक्रिया कराने पर अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। इसको याद रखें, यहाँ पर HX है तो X का अधिक ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ रहा है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम है। जिससे 2 डिग्री हेलोल्केन यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। HBr के साथ रिएक्शन कराई गई तो Br का अधिक ऋणात्मक भाग उस कार्बन जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या न्यूनतम होगी। इसको नोट कर लें स्टूडेंट। फिर हम इसी का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे मार्कोनी-काफ नियम के विपरीत अभिक्रिया एंटी मार्कोनी-काफ नियम। क्योंकि ये अभिक्रिया जो है बेंजाइल परऑक्साइड के प्रेजेंस में होती है इसलिए इसको हम परऑक्साइड प्रभाव कहते हैं। क्योंकि जो है एंटी मार्कोनी-काफ नियम के बारे में खैरेस ने देखा था इसलिए इसे खैरेस प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। मार्कोनी-काफ नियम में हमने सीखा अभी कि जब असममित एल्कीन की हाइड्रोजन हाइलाइड से योग अभिक्रिया होती है तो अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है। तो एंटी मार्कोनी-काफ नियम जो है इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पर क्या होगा कि जब हम असममित एल्कीन की, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, इस असममित एल्कीन की जब हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr से योग अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें अधिक ऋणात्मक के बजाय अधिक धनात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, लिस्ट हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो यहाँ पर ये क्रिया होगी बेंजाइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में। ये है बेंजाइल परऑक्साइड। तो बेंजाइल परऑक्साइड की उपस्थिति में यह क्रिया जब होती है तो यहाँ पर क्या होता है कि H+ और Br- बनेगा। तो यहाँ पर H+ जुड़ेगा आके CH से और जो डबल बॉन्ड CH2 है उससे Br जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो यौगिक बनेगा CH3CH2CH2Br मीन्स 1 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। तो एंटी मार्कोनी-काफ में यही लिखेंगे कि जब असममित एल्कीन की हाइड्रोजन ब्रोमाइड से योग अभिक्रिया बेंजाइल परऑक्साइड की उपस्थिति में होती है तो 1 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में अभिकर्मक का अधिक धनात्मक भाग, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का अधिक धनात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है। इसे एंटी मार्कोनी-काफ नियम या खैरेस या परऑक्साइड प्रभाव कहते हैं। यहाँ पर जो असममित एल्कीन की बेंजाइल परऑक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन ब्रोमाइड से ही केवल क्रिया होती है। हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्लोराइड और आयोडाइड ये क्रिया नहीं देते हैं। इसका कारण क्या होगा ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि केवल हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही ये क्रिया क्यों देता है। तो अब हम इसका जो है क्रियाविधि देख लेते हैं, ये क्रिया कैसे होती है, मैकेनिज्म इसकी क्या है। तो मैकेनिज्म, क्योंकि ये बेंजाइल परऑक्साइड एक जो परऑक्साइड है तो ये मुक्त मूलक के आधार पर अभिक्रिया देता है। तो पहले मुक्त मूलक में पहला स्टेप जो होता है वो इनिशिएशन या प्रारंभ पद होता है।
प्रारंभ पद जिसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं, इनिशिएशन। तो यहां पर क्या होता है कि सबसे पहले बेंजाइल परऑक्साइड C6H5C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, इसमें होमोलिटिक फिजन हो जाता है। होमोलिटिक होमोलाइसिस होगा और ये बीच से दोनों ऑक्सीजन परमाणु बीच के अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं। तो बनेगा 2C6H5C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसके पास एक क्या आएगा, लोन पेयर आएगा। ये इसका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में 2C6H5C C6H5C डबल बॉन्ड O। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक लोन पेयर है, सॉरी एक जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ये बेंजीन मॉलिक्यूल अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन परमाणु को दे देगा ऐसे, ये यहाँ बीच में डबल बॉन्ड बना देगा आके। तो दूसरे स्टेप में ये फेनिल फ्री रेडिकल बन जाएगा C6H5, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया। और ये देखिए क्या होगा, C डबल बॉन्ड O तो पहले से था और ये भी डबल बॉन्ड, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इस एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पास आएगा, एक ऑक्सीजन पास, ये भी डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। तीसरा स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा फेनिल फ्री रेडिकल है C6H5, ये जो हमारा अभिकर्मक है HBr पर अब अटैक करेगा। तो यहाँ पर Br अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और C6H5 इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पास आएगा, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा फेनिल समूह के साथ में। तो ये बन जाएगा C6H5 था, अब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन फेनिल का, तो ये हो जाएगा C6H5 में C6H6 बन जाएगा और ये Br ब्रोमीन मुक्त मूलक बन जाएगा। क्या बनेगा, ब्रोमीन मुक्त मूलक। ये तो प्रारंभिक पद हुआ जहाँ पर हमें फ्री रेडिकल प्राप्त हुआ। अब दूसरा स्टेप होगा वृद्धि पद। ये सबसे महत्वपूर्ण है, प्रोडक्ट इसी में प्राप्त होता हमें, प्रोपोगेशन प्रोडक्ट हमें इसी से प्राप्त होता है। तो इस प्रोपेगेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास अभी जो कार्बनिक यौगिक है CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर ये ब्रोमीन मुक्त मूलक अटैक करेगा, स्लो अपक्रिया होगी। तो जैसे ही अटैक करता है तो क्या होगा, यहाँ पर भी होमोलाइसिस होगी। तो ये CH2 अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और CH भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। और ब्रोमीन आके ये यहाँ जुड़ जाएगा आके, तो बन जाएगा CH3 CH के पास क्या आएगा, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये हो जाएगा CH2 Br। ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, ठीक है। अब इसका सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड पद क्या होगा। तो सेकंड पद में यहाँ पर जो हमारे पास स्पीशीज प्राप्त हुई है मुक्त मूलक की CH3 CH और ये CH2 Br, इस पर अभिकर्मक HBr का अटैक होगा। तो Br अपना युग्मित इलेक्ट्रॉन ले लेगा और H आके उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या न्यूनतम है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 Br। ये हमारा इस प्रकार से प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा पद देखेंगे। ये तो हो गया प्रारंभिक पद, ये हो गया वृद्धि पद। तीसरा है
समापन पद टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो बी आर मुक्त मूलक बनता है ये आपस में रिएक्शन कर सकते हैं। जो सेकंड स्टेप में बी आर मुक्त मूलक बना है तो ये बी आर मुक्त मूलक आपस में रिएक्शन करके बी आर टू बना लेंगे। ये पहला स्टेप हो जाएगा, क्रिया पूर्ण हो रही है यहाँ पर जो है, ठीक है। दूसरा क्या होगा यहाँ पर, दूसरा स्टेप ये होगा कि CH3 CH, ये जो स्पीशीज हमारे पास है CH2Br मुक्त मूलक की, इस पर Br मॉलिक्यूल अटैक कर सकता है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से अटैक करेगा तो डाई हेलोल्केन बन जाएगा CH_Br और ये CH2Br। तो 1, इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन हम गेन कर लेंगे, 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरा स्टेप क्या होगा, जो हमारे पास स्पीशीज है ये कार्बनिक अणु की अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त, ये भी मॉलिक्यूल भी आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। इसके 2 अणु ले लिए जाएंगे और जब ये रिएक्शन करेंगे तो आपस में दोनों अणु जुड़ जाएंगे आके। जैसे एक अणु तो ये हो गया मुक्त मूलक का, दूसरा अणु इसके साथ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास, तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बॉन्ड बना लेगा इस प्रकार से CH और ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2Br। तो हो जाएगा फॉर्म कंपाउंड 1 2 3 4। इसका नाम होगा 1,4 डाई ब्रोमो, 1,4 डाई ब्रोमो 2,3 डाईमेथिल, 2,3 डाईमेथिल और 4 कार्बन है प्रोपेन। इस प्रकार से ये इसकी मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा जो है 1 ब्रोमो प्रोपेन होगा, क्योंकि ये मेजर प्रोडक्ट होता है और ये सभी माइनर प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। अब हमने जो अब क्रिया बताई तो वहाँ पर बताया कि एंटी मार्कोनी काफ नियम केवल हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही देते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl CH3 CH11 CH2 की अभिक्रिया यदि कराई जाती है तुम्हारे HF HCl HBr और HI सबके साथ में, तो यहाँ पर ये 2 यौगिक जो हैं HF और HCl, ये दोनों यौगिक ये क्रिया इसलिए देते हैं क्योंकि इनका प्रथम पद जो होगा, फर्स्ट स्टेप जो होगा वो तो ऊष्माक्षेपी होगा, ऊष्माक्षेपी मतलब अपक्रिया होगी, एक्जोथर्मिक होगा। लेकिन जो सेकेंड स्टेप है, बट सेकेंड स्टेप जो होगा वो कैसा होगा, ऊष्मा शोषी होगा, मीन्स ऊष्मा को बाहर सब्सिट्यूट करेगा, इसलिए अभिक्रिया पूर्ण नहीं होगी। क्या होगा, अभिक्रिया पूर्ण नहीं होगी। तो ये इसका कारण है, क्योंकि सेकेंड स्टेप ऊष्मा शोषी हो जाता है, इसलिए अभिक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती। इसलिए HF और HCl ये जो होते हैं वो एंटी मार्कोनी काफ नहीं देंगे। HI की जब अभिक्रिया होती है तो इसका फर्स्ट स्टेप जो होता है प्रथम पद, ये ऊष्मा शोषी होता है, एंडोथर्मिक, इसलिए अभिक्रिया पूर्ण नहीं होगी, अभिक्रिया पूर्ण नहीं होगी।
जबकि HBr के फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप दोनों पूर्ण होते हैं। दोनों कैसे होंगे? पूर्ण होंगे, क्योंकि दोनों ऊष्माक्षेपी होते हैं। HBr के साथ जो क्रिया हो रही है दोनों ही ऊष्माक्षेपी क्रियाएं होती हैं, इसलिए ये सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। और मतलब HBr के साथ ये क्रिया पूर्ण होती है, HF और HCl के साथ और HI के साथ नहीं। ये नोट कर लें, ये इसका कारण है कि कौन सा अभिकर्मक क्रिया देगा ये और कौन सा नहीं देगा। इसको स्टूडेंट नोट कर सकते हैं। फिर आगे और भी शॉर्ट नोट देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स अगली रिएक्शन देखते हैं, डार्जन अभिक्रिया। तो डार्जन अभिक्रिया क्या होती है? इसमें हम अल्कोहल ROH अल्कोहल की अभिक्रिया हम थायोनिल क्लोराइड SOCl2 थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से पिरिडीन की उपस्थिति में कराते हैं। तो पिरिडीन की उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया होती है तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि OH समूह जो होता है थायोनिल क्लोराइड द्वारा विस्थापित हो जाता है। किस प्रकार से? हाइड्रोजन जो एटम है वो थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के क्लोरीन द्वारा विस्थापित हो जाएगा, HCl गैस बना देगा। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ऑक्सीजन समूह SO समूह द्वारा विस्थापित होगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना देगा। अब देखिए ऑक्सीजन निकल गया SO2 के रूप में, हाइड्रोजन निकल गया हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के रूप में, तो यहाँ पर क्या बचेगा? एक Cl एटम बचेगा। तो ये RCl क्लोरो एल्केन प्राप्त होगा। क्लोरो एल्केन बनता है। उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर यदि ले लें एथेनॉल CH3CH2OH और थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ अब क्रिया करा दें पायरिडीन की प्रेजेंस में, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन निकल जाएगा SO2 के रूप में, याद रखेंगे। हाइड्रोजन निकल जाएगा HCl के रूप में, याद रखेंगे। अब यहाँ बचेगा CH3CH2 और HCl बचेगा। तो बन गया एक क्लोरो एथेन। क्या बन गया? क्लोरो एथेन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। लैंग्वेज लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं अल्कोहल की पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से क्रिया कराने पर क्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया डार्जन अभिक्रिया कहलाती है। डार्जन अभिक्रिया के द्वारा हम शुद्ध क्लोरो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। इसका कारण यह है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों गैस होती हैं जो कि बाहर निकल जाती हैं, और बाहर निकलने के बाद हमें शुद्ध क्लोरो एल्केन प्राप्त हो जाता है। तो शुद्ध क्लोरो एल्केन हम अगर बनाना है तो हम डार्जन अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। इसके बाद अगली रिएक्शन देखते हैं, नंबर 4, हुंसडीकर हुंसडीकर या इसका दूसरा भी नाम है बोरोडिन हुंसडीकर। बोरोडिन हुंसडीकर अभिक्रिया। तो बोरोडिन हुंसडीकर अभिक्रिया जो होती है, इस अभिक्रिया द्वारा मुख्य रूप से हम ब्रोमो एल्केन प्राप्त करते हैं। अगर ब्रोमो एल्केन बनाना है तो हम हुंसडीकर अभिक्रिया का उपयोग करेंगे। इसमें क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की ब्रोमीन से रिएक्शन होती है, ब्रोमीन से अभिक्रिया होती है। किसकी प्रेजेंस में? ये होती है निष्क्रिय विलायक
कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की CCl4 विलयन में ब्रोमीन से क्रिया कराने पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर सिल्वर जो होगा एक ब्रोमीन एटम से रिएक्शन करेगा और बना देगा AgBr। तो AgBr निकलने के बाद जो C समूह जो है CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा। अब देखिए CO2 निकल गया, Ag निकल गया, क्या बचा, R बचा। तो R होने के बाद यहाँ पर एक ब्रोमीन बचेगा तो RBr, तो ये ब्रोमो एल्केन बन जाएगा, ब्रोमो एल्केन। ठीक है, यहाँ पर ये क्या बनता है, ब्रोमो एल्केन। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे हमने ले लें यहाँ पर CH3 CH2 COO Ag, ये हो गया सिल्वर प्रोपेनोएट प्रोपेनोएट। ठीक है, इसकी यदि हम ब्रोमीन से रिएक्शन करा दें CCl4 विलयन में, तो आंख मीच के Ag तुम्हें AgBr के फॉर्म में निकाल देना है, AgBr के फॉर्म में निकाल देना है। COO को हम CO2 के फॉर्म में निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर CO2 निकल गया, Ag निकल गया, क्या बचा, CH3 CH2, बहुत आसानी समझ में आने वाली है, CH3 CH2 और एक Br एटम जुड़ जाएगा आके यहाँ पर, तो हो जाएगा ब्रोमो एथेन। क्या बनेगा, ब्रोमो एथेन। इस प्रकार से हम ब्रोमो एथेन को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इस अभिक्रिया की एक विशेषता ये है कि इस अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होंगे वो रिएक्टेंट से के नंबर ऑफ कार्बन एटम से डिक्रीज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर 1 2 3 कार्बन परमाणु हैं तो यहाँ पर 2 ही कार्बन परमाणु बचेंगे, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होते हैं वो प्रोडक्ट में जो होते हैं वो 1 कार्बन एटम डिक्रीज हो जाता है। इसलिए अगर कार्बन एटम को डिक्रीज करना है तो वहाँ पर भी इस अभिक्रिया का हम यूज कर सकते हैं। तो डार्जन अभिक्रिया द्वारा हम प्योर क्लोरो एल्केन बना सकते हैं और हुंसडीकर अभिक्रिया द्वारा हम ब्रोमो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इनको स्टूडेंट नोट कर लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अब देखते हैं फिंकल-स्टेन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया द्वारा मुख्यतः क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन से हम आयोडो एल्केन का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हैलोजन विनिमय होता है, हैलोजन विनिमय मतलब एक हैलोजन दूसरे हैलोजन द्वारा रिप्लेस हो जाता है, इसलिए इसको हैलोजन विनिमय अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि यदि हम एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड है, जैसे यहाँ पर एल्किल क्लोराइड है RCl, और इसकी क्रिया सोडियम आयोडाइड से करा दी जाए, सोडियम आयोडाइड से क्रिया करा दी जाए एसीटोन की प्रेजेंस में, ये मीडियम देता है एसीटोन की प्रेजेंस में, तो NaCl ये NaCl के फॉर्म में निकल जाएगा और I आके यहाँ पर एल्किल समूह के साथ जुड़ जाएगा तो RI, ये आयोडो एल्केन का निर्माण होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन है तो ब्रोमो एल्केन भी सोडियम आयोडाइड से क्रिया करेगा एसीटोन की प्रेजेंस में, तो यहाँ भी NaBr निकल जाएगा, तो ये RI प्लस NaBr बनेगा। तो इन दोनों क्रियाओं में क्या होता है कि जो क्लोरीन और ब्रोमीन एटम है वो सोडियम आयोडाइड के सोडियम एटम द्वारा रिप्लेस कर दिए गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसकी जगह पर क्या आ गया, आयोडीन एटम। तो यहाँ पर क्या हाइलोजन विनिमय हुआ। क्या होता है, हाइलोजन का विनिमय, हाइलोजन का एक्सचेंज, विनिमय, एक्सचेंज हो गया। ठीक है, मैं क्लोरीन ब्रोमीन यहाँ पर आयोडीन आ गया, तो ये फिंकल-स्टेन अभिक्रिया कहलाती है। लिखेंगे क्लोरो या ब्रोमो, ध्यान समझ लें, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन की एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया द्वारा हाइलोजन विनिमय द्वारा आयोडो एल्केन बनता है, आयोडो एल्केन बनता है। यह अभिक्रिया फिंकल-स्टीन अभिक्रिया या इसका दूसरा नाम भी है कोनांट फिंकल-स्टीन अभिक्रिया के नाम अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के द्वारा इसको समझ लेंगे हम लोग। R की जगह अगर हम CH3
Cl ले लें और NaI के साथ रिएक्शन कराएंगे एसीटोन की प्रेजेंस में हीट करके, तो NaCl हमारा निकल जाएगा और बनेगा CH3I और NaCl। ये आयोडो मेथेन बन जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर हमने लिया है CH3CH2Br ब्रोमो एथेन, और इसकी भी हम सोडियम आयोडाइड, रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से ही होगी, ठीक है। या हाइड्रोजन हमारा जो एल्किल हैलाइड है वो क्लोराइड या ब्रोमाइड दोनों में से कोई हो सकता है, NaBr निकल जाएगा। और जो विनिमय होने के बाद NaBr जब निकल जाएगा तो बचेगा CH3CH2I, ये आयोडो एथेन बन जाएगा। क्या बनेगा? आयोडो एथेन, ये प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो फिंकल-स्टीनर क्रिया समझ में आई होगी। जिस प्रकार से हम स्टूडेंट, जिस प्रकार से क्लोरोएल्केन बनाने के लिए, हेलोएल्केन में क्लोरोएल्केन बनाने के लिए डार्जन अपक्रिया, ब्रोमोएल्केन बनाने के लिए हुंसडी-कर अपक्रिया, आयोडोएल्केन बनाने के लिए हम फिंकल-स्टीनर अपक्रिया का प्रयोग करते हैं, वैसे ही फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए हम यूज करते हैं स्वार्ट्स अपक्रिया। स्वार्ट्स अपक्रिया, स्वार्ट्स अपक्रिया। SWART, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो देखिए क्या होता है स्वार्ट्स अपक्रिया में हम, यदि हम हेलोएल्केन जैसे क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन की, हेलोएल्केन में क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन की धात्विक फ्लूओराइड मीन्स मेटॉलिक फ्लोराइड जैसे AgF, सिल्वर फ्लोराइड, AgF, मर्क्यूरस फ्लोराइड, Ag2F2, COF3, कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड या एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड SbF3, इनमें से किसी के साथ गर्म करने पर फ्लोरोएल्केन प्राप्त होता है। क्या बनता है? फ्लोरोएल्केन प्राप्त होते हैं। यह अपक्रिया स्वार्ट्स अपक्रिया कहलाती है। इस अपक्रिया द्वारा हम सिर्फ फ्लोरोएल्केन बनाएंगे। क्या होता है इस अपक्रिया में? क्लोरो या ब्रोमोएल्केन की को धात्विक फ्लोराइड जैसे AgF, Ag2F2, COF3 या SbF3 में से किसी एक के साथ जब गर्म कर देते हैं तो फ्लोरोएल्केन प्राप्त होते हैं। यह अपक्रिया स्वार्ट्स अपक्रिया कहलाती है। मतलब RBr है, तो अगर हम गर्म कर दें AgF के साथ रिएक्शन करा दें तो AgBr निकल जाएगा। ये AgBr निकल जाएगा और बन जाएगा RF। ये हो गया फ्लूओरोएल्केन, ठीक है। उदाहरण CH3CH2Br प्लस AgF, तो बन जाएगा ये AgBr निकल जाएगा CH3CH2F प्लस AgBr, फ्लूओरोएथेन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने कार्बनिक रसायन की कुछ महत्वपूर्ण अपक्रियाएं पढ़ी, जिनमें मुख्य रूप से मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, इसके अलावा अलग अलग हाइड्रोजन बनाने के लिए कुछ स्पेसिफाइड रिएक्शन के बारे में डिस्कस की। तो इनको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथी स्टूडेंट को शेयर कर दें। थैंक यू।